मुराद अली खान कौन था। अब क्या है, आखिर में नहीं सुना जा रहा है। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो इलाज करवाने के लिए इन वीरों ने एक बंदरगाह थी उस वक्त बड़े सगीर के दौर में, इस बंदरगाह का नाम था कच्छ। काफ और छे कच्छ नाम की बंदरगाह थी जो इस वक्त पार्टीशन के बाद यहाँ पर मौजूद। अब बंदरगाह को हम इंग्लिश में कहते हैं पोर्ट। जैसे कराची में एक पोर्ट कासिम है और एक कराची पोर्ट, ये बंदरगाह है। जो मैं बात कर रहा हूँ उसको सुनो, जो बात की जा रही है उसको। अब उस वक्त कच्छ के नाम से बंदरगाह थी। हमेशा बंदरगाह के बराबर में आसपास में बैनुल अक़वामी सतह के और दूसरे ममालिक के लोग रिहायश कर रहे थे। वहां पर एक डॉक्टर था जो बाकायदगी से माना हुआ डॉक्टर था, और उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर जेम्स बर्न्स। आप जो बार बार कह रहा हूं ना बहुत से, और ये जुमला मुझे बार बार ना कहना। कराची के अंदर एक बहुत बड़ा कदीम और मशहूर और मारूफ खानों के हवाले से रोड है जिसको कहते हैं बर्न्स रोड। आज आपको इस बात की हकीकत पता चलेगी कि कराची में जो बर्न्स रोड है वो डॉक्टर जेम्स बर्न्स के नाम से मशहूर है, जो सालपुर हुक्मरानों में मीर मुराद अली खान का इलाज तो करने आया था, लेकिन जब इलाज करने आया तो उसके इलाज की वजह से जब डॉक्टर जेम्स बर्न्स मीर मुराद अली खान का इलाज करने के लिए हैदराबाद में दरबार के करीब आए तो करीब आते ही इबरत में पड़ गए। वजह कि वो अपना सफरनामे के अंदर जो भी हकीकत बयान कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ अभी, लेकिन वो जब अंदर दरबार में गए तो दरबार की खूबसूरती, साफ सुथरा लिबास, मेहमान नवाजी, बेहतरीन किरदार, आपस में यूनिटी, इन सारी चीजों को देखकर वो हैरान रह गए। इलाज तो कर लिया, लेकिन इलाज करने के बाद जब वो वापस गए तो वापस जाकर उसने इसी दरबार पर मीरा की दरबार के नाम से एक सफरनामा लिखा, और वो सफरनामा जैसे ही उसका पब्लिश हुआ तो बर्तानिया के अंदर उस सफरनामे पर बाकायदगी से उसको अवार्ड मिला। जब ये बात सिंध के लोगों को पता चली तो ये सफरनामा न सिर्फ अंग्रेजी से उर्दू और सिंधी में ट्रांसलेट हुआ बल्कि फारसी में भी ट्रांसलेट। अब वो क्या लिखते हैं कि मैं हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी दरबारों में गया, दूसरे ममालिक के दरबारों में गया, यहाँ तो मेहमान नवाजी ऐसी थी कि जब मैं दरबार में पहुंचा तो दरबार में पहुंचने से पहले एक बिल्कुल पतली गली थी जहाँ पर मुझे 4 लोग अपने कांधों पर डोली रखकर और लेकर जा रहे थे, लेकिन जब मैं दरबार के बराबर में पहुंचा तो बड़ी लोगों की मिकदार थी जो मेरा चेहरा देखने के लिए मेरी डोली के चारों तरफ खड़ी हो। मैंने जब गौर किया तो पता चला कि खाली मर्द हजरात नहीं है, बड़ी मिकदार में औरतें भी मुझे देखने के लिए आई। यानी अंग्रेज अमलदार का चेहरा देखने की इतनी ख्वाहिश थी कि वो सब लोग जमा हो गए। मर्दों पे नहीं माशाल्लाह पड़ा और औरतों पर पुरानी बात पूरा पड़ गई। समझ में आई? आगे बढ़ो, सुनो हर बात को। बाद में कह रहा है कि इस हद तक के मीरों के सिपाहियों ने उन लोगों
उसको पीछे हटाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। अब दरबार के अंदर क्या क्या बता रहा है वो, कह रहा है जब मैं दरबार में पहुंचा तो दीवारों पर तीर कमान के हवाले से और मुख्तलिफ इकसाम के नक्शेदारी बनी हुई थी। जमीन पर महंगे ईरानी कारपेट बिछे हुए थे। हर जगह सफाई सुथराई में आलीशान थी, बेमिसाल थी। इस हद तक कि जिस तख्त पर दो हुक्मरान मीर बैठे हुए थे, उस तख्त के ऊपर एक कपड़ा बिछा हुआ था और उस कपड़े के ऊपर आरी जरदोजी का काम बना हुआ था। अब याद रखना कि इस वक्त कराची के अंदर भी जो कढ़ाई, हाथ की कढ़ाई के हवाले से महंगे से महंगा काम है वो आरी जरदोजी का काम, जिसमें पत्थर के इस्तेमाल किए जाते। आरी जरदोजी का काम, एक आरी नाम एक ब्लेड होता है, एक नीडल होता है, उस नीडल से तैयार किया जाता है। शायद किसी ने बनवाया, महंगे से महंगा काम। लेकिन और उस तख्त के चारों कोनों पर गोल्ड की, सोने की झालरें बनी हुई थी, यानी सोना लगा हुआ था। तीसरी बात बताई कि तख्त के नीचे दो गोल तकिए रखे हुए थे, जिसको हम फूल कहते हैं। उसके ऊपर वेलवेट का कपड़ा रखा हुआ था, चढ़ा हुआ था, लेकिन उस कपड़े के ऊपर भी उन्होंने गोल्डन कलर के फूल बनाए हुए थे। लेकिन वो तकिया क्या था, वो तकिया बादशाहों के पांव रखने के लिए तकिया रखा। उसके अलावा उसने जो खास बात बताई है वो ये बताई है कि हर दौर में हमने देखा कि रास्ते, मेरी तरफ तवज्जो बेटा, उनके नौकर भी बादशाहों के साथ, उनके अजीज और अकारब भी बादशाहों के साथ बैठे हुए थे। उनके रिश्तेदारों के अलावा जो दूसरे आम लोग थे वो भी दरबार में उनके साथ बैठे हुए थे। जब मैं गया तो मुझे भी उसी बादशाहों के साथ बिठाया गया। अब एक पॉइंट कि हमेशा दुनिया के हर मुल्क के अंदर बादशाह तख्त पर बैठता है, बाकी अवाम उसके अपोजिट में बैठती है। लेकिन इनके अंदर इतनी यूनिटी थी कि सारे के सारे लोग एक साथ थे, यानी बादशाह और अवाम में कोई डिफरेंस। जो नौकरों के पास तलवारें थी, ढालें थी, बंदूकें थी, वो बंदूकें तो आलीशान महंगी थी, लेकिन उनकी जो सफाई मैंने देखी मैं हैरान है कि दुनिया के दूसरे ममालिक में लोगों के पास दौलत भी बहुत थी, सामान भी बहुत था, लेकिन उनकी सफाई की कदर और मंजिलत उनके पास नहीं थी जितनी सफाई की कदर और मंजिलत वीरों के पास। अब एक खास बात सुनेगा, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो दुनिया के मुल्क की कौमी जबान है, उस कौमी जबान को हर मुल्क की आवाम तरजीह देती है। वाहिद हमारा पूरी दुनिया में एक मुल्क है जिस मुल्क के अंदर दुनिया का कोई भी फर्द आ जाए, हम उससे अंग्रेजी जबान में बात करते हैं, अपनी मादरी जबान, अपनी कौमी जबान उर्दू में बात नहीं करते। यानी हम और इस पर ये काम करके फख्र महसूस करते हैं कि जो काम हमने किया है वो सही किया है। मादरी जबान को यूज करना चाहिए। मीरों के दौर में मीर मुराद अली खान का इलाज करने के लिए अंग्रेज अमलदार तो आया, अंग्रेज में इनका काम था, अंग्रेज का काम नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो तख्त पर बादशाहों के साथ बैठा तो दोनों बादशाहों ने डॉक्टर जेम्स बर्न्स के साथ अंग्रेजी में गुफ्तगू करने के बजाय उस वक्त की कौमी जबान फारसी में गुफ्तगू की। और ये साबित किया कि जब हमने अपने मुल्क के अंदर फारसी जबान को कौमी जबान करार दिया हुआ है तो हम बात उसी जबान में करें। और वो सबक के अंदर लिखा हुआ है और उसने मीरन की दरबार सफरनामे में मेंशन किया है कि मुझसे फारसी जबान में गुफ्तगू की, लेकिन मेरी जो इज्जत अफजाई हुई, मेरा जो बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल हुआ, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूला। अब उसने सफाई, हिफाजत, मेहमान नवाजी और ये सारी चीजों का जो तस्करा किया है, आप अंदाजा करें कि 1827 ईस्वी के मुताबिक दुनिया में
में इतनी जिद्दत नहीं आई थी जितनी आज के दौर में जिद्दत है। हर तरह से आसाइश, हर तरह से सहूलत, हर तरह से जिद्दत है ना इस वक्त। लेकिन 1827 की अगर ये बात आ रही है तो बहुत पुरानी दौर की बात, बहुत ही कदीम दौर में जा रहे हैं। इस हद तक कि 1843 में तो अंग्रेज ने कब्जा किया, 1843 में अंग्रेज ने कब्जा किया, मीरों की हुकूमत खत्म हो गई। फिर 1843 के बाद 1857 में क्या हुआ था, जंगे आजादी हुई और उसके 100 साल बाद जो है 1947 में ये कायम वतन कायम हुआ। अब आप अंदाजा करेंगे कितनी वतन पुरानी बात पढ़ रहे हैं। लेकिन उस दौर में भी कालपुरों ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो सफाई सुथराई के लिए अपने महल को बनाया था, वो महल देखेंगे तो हैरान। अब हम आगे बढ़ते हैं और उस महल के मुताबिक बात करते हैं। अब तस्वीरी तौर पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि किस तरीके से उनके वीरों के दरबार, ये दरबार कमेंट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो, ठीक है, कमेंट्स की जरूरत नहीं है। ये दरबार का बाहर का मंजर है, इसके बाहर एक किला बना हुआ है। ये दरबार बाकायदे से अंदर छुपी हुई है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर गौर से सुनिएगा। इबारत में आएगा कि किले का एक बड़ा गेट अंदर शहर के सामने था, जिस पर बाकायदगी से बड़े बड़े कील लगे हुए थे और उन कीलों के आगे से हरे रंग के गर्म कपड़े के पर्दे लगे हुए। यानी अचानक अगर कोई दुश्मन हमला करे तो उसको पता ही नहीं चले कि पर्दे के पीछे क्या रखा हुआ है। दरवाजा है, बड़ा दरवाजा नजर आएगा और उस दरवाजे में, पूरे दरवाजे में कीलें लगी हुई। और करना सबूत के तौर पर कराची में एक चीज मौजूद है, कराची में एक चीज मौजूद है। एक चीज ये बताई कि डॉक्टर जेम्स बंड्स के नाम से कराची में मकबूल तरीन रोड बंद हो गई। नंबर 2, अब वो दरवाजा पहला क्रॉस करेंगे, अंदर एक बहुत बड़ा हॉल आएगा। दूसरा क्रॉस करेंगे, फिर एक बैठक आएगी। तीसरा दरवाजा क्रॉस करने के लिए अच्छे खासे बहादुर आदमी की जरूरत होती थी, क्योंकि तीसरा दरवाजा क्रॉस करने के बाद डायरेक्ट एक बड़ा हॉल आता था, इससे भी 3 गुना ज्यादा बड़ा। और उसमें उस दौर के खतरनाक से खतरनाक तरीन जानवर उन्होंने रखे हुए। उस हॉल को क्रॉस करने के बाद ये चीज आती, ताकि कोई दुश्मन उस पर अटैक न कर सके। अब जैसे ही अंग्रेज ने कब्जा कर लिया, तो कब्जा करने के बाद उन्हीं वीरों से वो खतरनाक जानवर खत्म करवा दिए। लेकिन जो बड़े बड़े जानवर थे, उन जानवरों में कुछ लाहौर के जू में रखे गए और एक बबर शेर जो व्हाइट कलर का है। जब भी जाना हो कराची जू में, तो कराची जू में आपको एक व्हाइट कलर का बबर शेर नजर आएगा और उसके लिखा हुआ है देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, बंद कर दो। खामोश, क्योंकि बार बार भी मैं आपको मना कर रहा हूँ ना, वो सबके सामने जो है ना रिकॉर्ड हो। अब ये तो मेरा भी दरबार है, ये बाहर का किला है। इस किले से दीवार कितना पतला रास्ता है, बारीक रास्ता है। ये बड़ा मीनार है, इस मीनार के ऊपर जो है तोप रखी होती थी, ताकि दुश्मन को दूर से देखा जाए तो तोप की मदद से उस पर हमला किया।
और नीचे अंदर दाखिल होते ही एक बड़ा दरवाजा है और वो दरवाजे का मंजर भी मैं आपको दिखाऊंगा। दो मनाजिर होंगे दरवाजे के। ये दरवाजा है, ये सारी जो आपको कीलें नजर आ रही है नोकदार कीलें। दरवाजा इतना बड़ा है कि इसको भी डबल कर दो। अब अंदर दाखिल होने के लिए छोटा सा दरवाजा ये खुला रहता है। इस बड़े दरवाजे को आम तौर पर करीब नहीं जाते हैं, जंजीर से खोला जाता है। इतना भारी दरवाजा, इतना भारी है कि जंजीर से खींचा जाता है और जंजीर से बैक साइड से खींचकर बंद किया जाता है, यानी हाथ से बस नहीं है। 2 या 3 अपराध होते हैं जो इसको खोलते भी हैं, बंद भी करते हैं, और 2-3 अपराध इसको जंजीर से पकड़ते हैं। या अब जो है इसका जो है वो डायरेक्ट फेस टू फेस तस्वीर है। इसकी दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, यानी ये तस्वीर थोड़ा साइड में है जिसमें इस पूरे दरवाजे में कीले लगे। अब इन कीलों को छुपाने के लिए मीरों ने इसके आगे से जो है पर्दे टंगे हुए ग्रीन कलर के और मोटे कपड़े, ताकि दुश्मन को पता न चले। ये दरवाजा अच्छा खासा बड़ा दरवाजा, ये नहीं पर्दा हटाने के नहीं, दुश्मन जो आएगा वो इतना आराम से थोड़ी आएगा। सोमनाथ की पता सुना था आपने, घोड़े पे आएगा, पर्दे को पता चलता। पीछे हुए और से जमीन पर कारपेट, ये जो आपको नजर आ रहा है ये तख्त, इस तख्त पर जो है ना 2 बादशाह बैठते थे और पूरा तख्त जो है वो सोने का बना, और इनके साथ सारे लोग इनके साथ बाकायदगी से बैठते, यानी ऐसे नहीं कि अपोजिट में, सब इनके साथ। ये बैठने की जगह नीचे भी नहीं है, लेकिन ऊपर जो सिर्फ थोड़ा ऊपर, बाकी सारे लोग इनके साथ। ये टेबल रखी है, ये टेबल मेहमान नवाजी के तौर पर टेबल रखी है। अंकल मैंने बताया ना कि दुनिया के बहुत सारे पंखे, एक तस्वीर में एक नजर आ रहा है, तस्वीर में एक नजर आ रहा है, अच्छी खासी दूसरी तस्वीर में नजर आएगा। ये आगे बढ़ो, आगे वाहिद सिंध के कानपुर हुक्मरान थे जिन्होंने सिंध पर हुकूमत तो की थी, लेकिन सिंध को 3 हिस्सों में तकसीम किया था और 3 हिस्सों में तकसीम करके सिंध के 3 हिस्सों पर 3 भाइयों ने, यानी ये हिस्सा तुम्हारे लिए, ये हिस्सा मेरे लिए, ये हिस्सा मेरे लिए। ये सिंध की सरजमीन से जो आप खेती बाड़ी होती थी, फसलें होती थी, जो कमाई होती थी, और ये जब आपस में मिलते थे एक आदमी मार क्या बात होता। इधर आगे इस वक्त आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मेरे ख्याल के मुताबिक या तो फिर मैं उन बच्चों को निकालूं जो मुझे डिस्टर्ब कर, फिर क्या है कि जो समझने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर चले समझाएं, लेकिन लास्ट में कुछ बच्चे हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब अगर ये आवाज आई तो पहली फुर्सत में उनको निकाल, फिर बाद में मुझे ना कहना कि सर अब नहीं होगा, अब नहीं होगा तो जवाब में नहीं सुन। क्लियर? अब नहीं होगी, वहाँ होगा वाली बात मैं नहीं सुनूंगा। या अगर किसी को बाहर निकाला तो निकाल के ही मैं बाकी काम शुरू करूँ। यहाँ पर तस्वीर में आपको छत का मंजर और ऊपर का मंजर नजर आ रहा है। बाकी जो दूसरे आम लोग, आवाम के बाकी जो लोग होते थे वो ऊपर भी बैठते थे और नीचे भी बैठते थे, और तख्त जो है बाकायदगी से आपके यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है
कि तख्त पूरा सोने का था और उसके साथ साथ यहाँ आगे से कुर्सियां रखी हुई थी, सारे लोग इस तरीके से। लेकिन असल चीज क्या है कि यहाँ पर आपको डिसिप्लिन कितना नजर आ रहा है। सारी चीजें अपनी बनावट के साथ अपनी अपनी जगह पर खूबसूरत अंदाज में रखी हुई। लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कि ये महल आज भी इसी सूरत में बाकायदगी से एज इट इज मौजूद है। तो रहता है इसकी निगरानी के लिए, इसकी सफाई सुथराई के लिए बाकायदगी से जानकारों ने आज तक एहतमाम किया हुआ। ये अभी ये मखसूस जो बादशाह होता है उसका बेटा इस महल में, और ये देखिए यहाँ पर आपको ये महल है, ये जो एक तख्त बना हुआ है। अब आप अंदाजा करें कि बैठने की जगह सबकी एक जैसी है, लेकिन महल जो सोने का बना हुआ है, यानी तख्त सोने का बना हुआ है, वो सिर्फ ऊर्जा बना। बैठने की जगह सबकी एक साथ। अब यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है। और सामने से अब आप अंदाजा करें कि उस दौर में फानूस का इस मुल्क के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इन्होंने ईरान से और दुनिया के दूसरे ममालिक से फानूस तक मंगवाए थे और उनकी महल को खूबसूरत बनाया। ये अगर आपको किसी भी तस्वीर में अगर साफ चीज नजर नहीं आ रही है तो ये पूरी प्रेजेंटेशन में ग्रुप में शेयर करूंगा, और ग्रुप में शेयर करने के बाद ये तस्वीरें रियल में आप जब सामने देखेंगे ना मोबाइल में, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई तस्वीरें प्रोजेक्ट में थोड़ा सा धुंधली नजर आ रही थी और यहाँ पर जो बाकायदा साफ नजर आ रहा है। प्रेजेंटेशन में पूरी आपको सेंड रखो ताकि आप अपने मोबाइल में करीब से देख सकें। ये फिर तक सामने बाकायदगी से आसानी से नजर आ रहा है। पिंजरा लग रहा है। ये सामने देख रहे हैं तस्वीरें, कुर्सियां रखी हुई है और कुर्सियों में ऊपर नीचे का कोई मंजर नहीं है, सब लोग बराबर में बैठे हुए हैं और ये पूरा सोना बना हुआ, ये सब कुछ सोने का बना हुआ। बता रहा हूँ बाद में बता रहा हूँ, अभी मुझे समझाना है। सबक के मुताबिक मीर मुराद अली खान ये थे पार्टी मीरों के बादशाह थे। दो स्टूडेंट नजर आ रहे हैं जो बात कर रहे हैं, निकालू दो स्टूडेंट नजर आए जो गैर संजीदा है। फिर मुझे ना कहना मैं बात नहीं करती, उनको लास्ट वार्निंग बाद में बहुत बुरे तरीके से निकाली और गर्ल्स में भी ऑब्जर्वेशन हो रही है। आपने सबक में सिर्फ नाम सुना माई टेरी, किताब के अंदर नाम सुना मौलाना दीन मोहम्मद वफाई, लेकिन अगर ये माई टेरी की तस्वीर या मौलाना दीन मोहम्मद वफाई की तस्वीर सामने आ जाए तो आप अपने दोस्तों से, अपने हम उम्र इंसानों से शेयर करेंगे ना कि तुमने जो माई टेरी सुना था ना, मैंने तस्वीर भी देखी है। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन के साथ सबूत है ना। अब अगर ये मीरंजी दरबार आपने स्कूल में पढ़ेंगे और पढ़ते हुए उस्ताद आपको पढ़ा रहा होगा तो आप उस्ताद से एडवांस में कहेंगे कि सर आप जो मीर मुराद अली खान का तस्करा कर रहे हैं, हमने तो उसकी तस्वीर भी देखी है। तो उस्ताद कहेगा कि आपको वाकई एडवांस नॉलेज है। दूसरी बात कि फिर अगर ये बात आए कि सर जो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर जेम्स बंड्स की, हमने तो उसकी भी तस्वीर देखी है, तो ये होती है इंफॉर्मेशन। अब आगे ये है डॉक्टर जेम्स बंड, जिसके लिए जिसके नाम से बंड्स रोड हंसले हंसले जितना हंसना है हंसले। आज से 40 साल तक हम कराची में
या वडेरे की बड़े ढेर वाली तलवार पर हंसा करते थे। आज से 40 साल कबल देहात में छोटे छोटे होटलों पर बैठकर चाय पीने वालों पर हंसा करते थे। आज से 20 साल कबल हम जो पुराने दौर के लोग फिटिंग पर कपड़े पहनते थे उन पर भी हंसा करते थे, मगर अल्लाह की जात तकब्बुर करने वाले के सामने वो सारी चीजें लाती हैं। एक वक्त आया कि आज से 5 साल पहले बड़े घेर वाली शलवारें भी हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दी। एक वक्त आया है कि इस वक्त कराची में कहीं होटल चाय के नाम से, कहीं होटल बैठक के नाम से, कहीं कोई सी के नाम से और लोग चाय पी रहे हैं। और दूसरी बात कि इस वक्त तो लड़कियों को तो छोड़ दो, लड़के भी ऐसे फिटिंग के लिबास पहनते हैं कि लग रहा होता है कि किसी मोहल्ले वाली का साड़ी ब्लाउज पहना भी डालिएगा। गुस्सा इसलिए निकाला कि ये डॉक्टर बेहद में सितारा का डॉक्टर जो दुनिया में पीएचडी होल्डर और आप उसके फिटिंग वाले कोट में हंस रहे हैं। नहीं सर, नहीं अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है सर? ऐसी अब बात दुनिया में पता है कौन से सवाल होते हैं? दुनिया के सवाल पर मैं आपको बताऊं। एक सवाल, अल्लामा इकबाल ने कभी भी जिंदगी में सीधी तस्वीर नहीं निकाला। साइड में सैयद अहमद खान की तस्वीर की साइड में तो वो रैंडम लेते थे ना। ये सारी चीजें हमें सवालात पैदा करती हैं। स्टाइल अब कुछ शो में भी टाई इस तरीके से लिखते थे, कहीं तो वो है। ठीक है ना? लेकिन एक बात है, हर दौर का अपना एक डिजाइन होता है। पुराने दौर को आप हंसो नहीं, आज के दौर पर फिर आने वाली नस्लें हमारे ऊपर हंसेंगी। जदीदियत से जदीद